चंद्रगहना से लौटती बेर। केदारनाथ अग्रवाल। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सच कर खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली, कमर की है लचीली। नील फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही जो छुए यह, दूं हृदय का दान उसको, और सरसों की न पूछो। हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर दिए हैं। ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजायु अधिक है, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही हैं इसमें लहरियाँ। नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वो भी लहरियाँ। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँख को है चकमकाता। हैं कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले को डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवां के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टें 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 सुन पड़ता है। वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर, टिरटों टिरटों मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग। जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। चंद्रगहना से लौटती बेर। चंद्रगहना से लौटती बेर कविता का भावार्थ। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सच कर खड़ा है। चंद्रगहना से लौटती बेर कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने गांव की सुंदरता का बड़ा ही मनोहर उल्लेख किया है। वो चंद्रगहना नामक गांव घूमने गए हुए थे, और जब वो वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक खेत दिखाई देता है। अभी उनकी ट्रेन को आने में भी बहुत वक्त था, इसी कारण वो खेत की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए एक मेड़ दो खेतों के बीच मिट्टी का बना हुआ रास्ता होता है पर बैठ जाते हैं और खेतों में उगी फसलों तथा पेड़ पौधों को देखने लगते हैं। आगे कवि कहते हैं कि मैंने चंद्रगहना नामक गांव देख लिया है, अब मैं इस खेत की मेड़ पर बैठकर खेत की प्राकृतिक सुंदरता का लाभ उठा रहा हूँ। आगे चने के पौधे का एक बड़ा ही सजीला मानवीकरण करते हुए कवि कहते हैं कि एक बीता मतलब एक बित्ता, एक पंजे की लंबाई के बराबर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट की लंबाई वाला यह हरे चने का पौधा खेतों के बीच लहलहा रहा है। चने के पौधों पर गुलाबी रंग के फूल खिले हुए हैं, और उन्हें देखने से ऐसा लग रहा है मानो कोई दूल्हा पगड़ी पहनकर सज धज कर शादी के लिए तैयार हो रहा हो। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली, कमर की है लचीली। नील फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह, तू हृदय का दान उसको। इन पंक्तियों में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने अलसी के पौधों का मानवीकरण किया है। अलसी का पौधा बहुत ही पतला होता है, थोड़ी सी हवा के कारण भी हिलने लगता है और झुककर फिर खड़ा हो जाता है, इसलिए कवि ने यहाँ देह की पतली और कमर की लचीली कहा है। उन्होंने चने के पौधों के पास में ही उगे हुए अलसी के पौधों को नायिका के रूप में दिखाया है। उनके अनुसार यह नायिका बहुत ही जिद्दी है, इसीलिए हठपूर्वक इसने चने के पौधों के मध्य अपना स्थान बना लिया है। इन पौधों में नीले रंग के फूल खिले हुए हैं, जो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो नायिका अपने हाथों में फूल पकड़कर अपने प्रेम का इजहार कर रही हो। जो उसके इस प्रेम को स्वीकार करेगा वो उस पर अपना प्रेम लुटाने के लिए तैयार खड़ी है।
और सरसों की न पूछो, हो गई है सबसे सयानी। हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। इन पंक्तियों में कवि ने खेतों के प्राकृतिक सौंदर्य की तुलना विवाह के मंडप से की है। खेतों में चने और अलसी के पौधे अपने सौंदर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं इन सब के बीच सरसों की तो बात ही निराली है। सरसों के पौधे पूरी तरह बढ़ चुके हैं और उन पर पीले रंग के फूल भी खिल चुके हैं। ये पीले पुष्प सूर्य की रोशनी में किसी नई दुल्हन के हाथों की तरह चमक रहे हैं। सरसों की फसल पक चुकी है, इसलिए कवि कहते हैं कि कन्या शादी लायक हो चुकी है और अपने हाथ पीले करके इस खेत रूपी ब्याह मंडप में पधारी है। ऐसा लग रहा है जैसे फागुन का महीना स्वयं फाग का मतलब होता है होली के समय गाया जाने वाला एक गीत। जैसे फागुन का महीना स्वयं फाग गा रहा है। देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर में प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। इन पंक्तियों में कवि ने गांव की प्राकृतिक सुंदरता एवं शहर की तुलना की है। उनके अनुसार शहर में रह रहे लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं होता है कि वो इस प्राकृतिक सौंदर्य का लाभ उठा पाएं। निरंतर होते निर्माण के कारण शहर में हर जगह सिर्फ कंक्रीट की इमारतें ही दिखाई देती हैं, इसलिए उनके मन का प्रेम भाव बाहर नहीं आ पाता और शहरी लोग स्वार्थी हो जाते हैं। जबकि दूसरी ओर कवि को गांव के प्राकृतिक वातावरण में अनुपम शांति मिल रही है। कवि कहते हैं कि चारों तरफ सुनसान स्थान होने के बावजूद भी खेतों में इतना प्राकृतिक सौंदर्य भरा है कि ऐसा लग रहा है मानो यहाँ कोई स्वयंवर चल रहा हो। सभी सज धज के खड़े हैं और मंडप भी सजा हुआ है। कन्याएं सजकर अपने हाथ में फूलों की माला लेकर दूल्हे का चुनाव कर रही हैं। यहाँ लड़की से सरसों एवं अलसी के पौधों को संबोधित किया गया है, जबकि दूल्हे से चने के पौधे को संबोधित किया गया है। ऐसा दृश्य देखकर कवि के अंदर भी प्रेम भावना जागने लगती है। इसीलिए कवि ने कहा है कि व्यापारिक नगर से दूर प्रेम की यह प्रिय भूमि अधिक उपजाऊ है। उठ रही इसमें लहरिया, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वो भी लहरियाँ। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँख को है चकमकाता, हैं कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता की इन पंक्तियों में कवि ने खेत के किनारे तालाब एवं उनमें पड़ने वाली सूर्य की रोशनी का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। वो मेड़ पर जहाँ बैठे हुए हैं उसके दूसरी ओर स्थित तालाब के जल में हवा के साथ लहरें उठ रही हैं। उसके साथ ही बगल में उगी भूरी घास यूं हिलने लगती है मानो आकाश में पतंगे उड़ रही हों। जब तालाब के जल में सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसका प्रतिबिंब जल पर एक चांदी के खंभे की तरह दिखाई देता है, जो कवि की आंखों में निरंतर चमक रहा है और लेखक को उसकी ओर देखने में मुश्किल हो रही है। दूसरी ओर तालाब के किनारे कई पत्थर पड़े हुए हैं। जब जब तालाब में लहरें उठ रही हैं तब तब तालाब का जल जाकर पत्थर को भिगो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पत्थर चुपचाप पानी पीते जा रहा है, परंतु अभी तक उसकी प्यास नहीं बुझी और पता नहीं कब उसकी प्यास बुझेगी। इस तरह कवि ने अपनी इन पंक्तियों में प्रकृति का बड़ा ही सुंदर मानवीकरण किया है। चुपचाप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले को डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। कभी देखते हैं कि तालाब के किनारे उथले जल में कुछ बगुले खड़े हैं, मानो वो जल में पैर डुबाए खड़े खड़े सो रहे हों, लेकिन जैसे ही उन्हें जल के अंदर कोई मछली हिलती डुलती महसूस होती है या दिखाई देती है, वो अपनी चोंच तेजी से जल के अंदर डालकर उस मछली को पकड़कर निगल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जल के ऊपर एक काले रंग के सिर वाली चिड़िया उड़कर चक्कर लगाते हुए तालाब के जल पर नजर रख रही है। जैसे ही उसे जल के अंदर मछली नजर आती है, वह बिजली की तेजी से अपने सफ़ेद पंखों के सहारे जल को चीरती हुई गोता लगाकर अंदर चली जाती है और उस मछली पर टूट पड़ती है और चमकती हुई मछली को वह काले माथे वाली चिड़िया अपनी पीली चोंच में दबाकर ऊपर आकाश में उड़ जाती है।
और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। कवि जहाँ बैठकर गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं से कुछ दूर जाकर भूमि ऊंची हो गई है जिसके पार देखा नहीं जा सकता। उस ऊंची उठी भूमि के दूसरी तरफ ही रेल की पटरी बिछी हुई है, पर कहीं रेलवे स्टेशन है जहाँ से कवि वापस जाने के लिए ट्रेन पकड़ने वाले हैं, परंतु अभी ट्रेन को आने में बहुत समय बाकी है। इसलिए कभी पूरी स्वतंत्रता के साथ खेतों के बीच में बैठकर सभी जगह ताक ताक कर प्राकृतिक सौंदर्य का मज़ा ले रहे हैं। उन्हें यह सब बहुत ही आनंददायी लग रहा है, क्योंकि शहर में उन्हें रोज़ रोज़ ऐसे सौंदर्य को देखने का मौका नहीं मिलता। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं बांझ भूमि पर, इधर उधर रीमा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। कवि की नज़र खेतों से उठकर दूर जाती है तो उन्हें चित्रकूट की असमान रूप से फैली ऊंची नीची पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, जो ज़्यादा ऊंची नहीं हैं लेकिन बहुत दूर तक फैली हुई हैं। इसीलिए कवि ने कहा है कि ये दूर दिशाओं तक फैली हुई है। कवि को ये पहाड़ियाँ उपजाऊ भी नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि उन पर रीमा नामक कांटेदार वृक्षों के अलावा और कोई हरियाली नहीं है। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टें 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 टें, सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टिरटों टिरटों, मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। चंद्रगहना से लौटती वेर कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि ने वनस्थली में गूंजते तोते और सारसों की मधुर आवाज़ों का वर्णन किया है। कवि को बीच में तोते की टेंटे की ध्वनि सुनाई देती है, जो इस शांत वातावरण में वन के अंदर से आ रही है। इस मधुर ध्वनि को सुनकर कवि का मन आनंद से भर उठता है और उसका मन भी तोते की इस मधुर ध्वनि की ताल से ताल मिलाने का करता है। इसी बीच कवि को सारस की जंगल को भेद देने वाली ध्वनि सुनाई पड़ती है, जो कभी घटती है तो कभी बढ़ती है। वास्तव में यह सारस के जोड़े के आपसी प्रेम का संगीत है, जिसे सुनकर कवि यह कल्पना करता है कि वह अपने पंख फैलाए सारस के संग उड़कर हरे खेतों के बीच चला जाए, फिर छुपकर सारसों के सच्चे प्रेम की कहानी सुने, ताकि उन्हें कवि द्वारा कोई तकलीफ न हो और वे उड़ न जाएं। धन्यवाद।